हेलो दोस्तों। आज हम रूमेटोलॉजी की पहली डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एसएलई। तो एसएलई में क्या होता है, ये हमारी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे एसएलई। एसएलई की फुल फॉर्म होती है सिस्टमिक ल्यूपस इरेथमेटोसस। क्या होता है? सिस्टमिक ल्यूपस इरेथमेटोसस। तो इसमें हमारी ये क्या होती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। क्या होता है? ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। तो अभी ये हमारी जो डिजीज़ होती है हमारी डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ़ एक्स क्रोमोज़ोम पे। तो नंबर ऑफ़ एक्स क्रोमोज़ोम पे डिपेंड करिए तो मोर कॉमन हुई है हमारी फीमेल्स में। बट अगर हमारा सिंड्रोम पूछ लिया जाए कि किस में कॉमन होती है, तो सिंड्रोम में हमारा हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्यों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, दो एक्स क्रोमोज़ोम होते हैं, तो डबल एक्स वाई हो गया। तो हमारी सीवियरिटी किस में ज़्यादा होगी? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हमारी सीवियरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। उसके बाद हमारी इस डिजीज़ में क्या होती है, ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। और इसके लिए हम क्लिनिकल फीचर्स याद करने के लिए क्लिनिकल फीचर्स लिखेंगे। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती है। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले अगर हमारा इस रैश का कहीं पे भी नाम आता है तो हमें सबसे पहले एसएलई के बारे में सोचना है। तो एसएलई में हमारी क्या होती है, ये रैश होती है, मेलर रैश बोलते हैं इसको। मेलर रैश ऑल्सो कोल्ड एज बटरफ्लाई रैश। क्यों बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी यहाँ पे जो हमारी टिप ऑफ द नोज़ है यहाँ पे होती है और हमारे चीक्स पे जाती है ऐसे करके। बट इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो हमारे जो नेज़ोलेबियल फोल्ड्स होते हैं, क्या होते हैं ये नेज़ोलेबियल फोल्ड्स, तो नेज़ोलेबियल फोल्ड्स पे नहीं होती है। जैसे कि हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए दिया जाता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, उसमें हमारी यहाँ पे भी होती है, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स को भी इन्वॉल्व करती है। पर हमारी यहाँ पे क्या है, ये हमारी स्पेयर करेगी नेज़ोलेबियल फोल्ड्स को। ठीक है। तो मेलर रैश हो गया। मेलर रैश कहाँ कहाँ है? टिप ऑफ द नोज़ पे, टिप ऑफ द नोज़ पे, और हमारी कहाँ है? चीक्स पे। बट हमारा एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, स्पेयर करती है हमारी किसको? नेज़ोलेबियल फोल्ड को। स्पेयर नेज़ोलेबियल फोल्ड्स। ठीक है। नेज़ोलेबियल फोल्ड्स। अब हमारी इस डिजीज़ में हमारी दो टाइप की रैश होती है। एक तो हमने पढ़ ली मेलर रैश और बटरफ्लाई रैश। दूसरी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कौन सी? डिस्कोइड रैश। क्या होती है? डिस्कोइड रैश। ठीक है। तो डिस्कोइड रैश में हमारी इस टाइप की दिखेगी डिस्कोइड रैश। ये क्यों अपीयर होती है डिस्कोइड रैश? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, पेशेंट के स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड डैमेज हो गए हैं। तो हमारे क्या है, स्वेट ग्लैंड्स और सीबेशियस ग्लैंड डैमेज हो गए हैं, तो इसलिए हमारी ये होगी। ठीक है। डिस्कोइड रैश, मेलर रैश और डिस्कोइड रैश। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो होता है, देखो ये होगी हमारी डिस्कोइड रैश। ठीक है। और अभी एक बार फोटो दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारी होगी मेलर रैश। ठीक है। तो हमारा टिप ऑफ द नोज़ पे है, गोइंग टू द चीक्स ऑफ दिस पेशेंट। और उसके बाद ये हमारा नेज़ोलेबियल फोल्ड्स, ये होते हैं हमारे नेज़ोलेबियल फोल्ड्स, यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे नहीं होती है, मतलब स्पेयर कर रही है। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा मैनिफेस्टेशन इस डिसीज़ में क्या होता है? सीरोसाइटिस। क्या होगा? सीरोसाइटिस। तो सीरोसाइटिस के लिए हमें यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है। अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमारा क्या होगा, और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमारा क्या होगा। ठीक है। तो अगर हमारा हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, तो अगर हमारी मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन पूछी जाए हार्ट में, अगर हमारी क्या होगी, तो हमारी होगी पेरिकार्डाइटिस। क्या होगी? पेरिकार्डाइटिस। ठीक है। और अगर वो लिखता है कि लीस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ट इन एसएलई, ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा? लीस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन। तो लीस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन हमारी क्या है एसएलई में? इसमें हमारी होगी ये लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। कौन सी एंडोकार्डाइटिस? लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। ठीक है। ये हमारी क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट पूछा जाता है लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस का। तो लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस में हमारी वेल्वुलोप्लास्टी करते हैं, तो हमारे इसका ट्रीटमेंट रहने वाला है वेल्वुलोप्लास्टी। ठीक है। उसके बाद अगर सीरोसाइटिस अगर हमारे लंग्स का इन्वॉल्वमेंट कर लेती है, किसका? लंग्स का, तो लंग्स में भी हम दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन जो हम पढ़ने वाले हैं लंग्स में, वो हमारी क्या होती है? प्लूराइटिस। क्या होगी? प्लूराइटिस। ठीक है। उसके बाद अगर हमारा लीस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन पूछा जाएगा किस में? लंग्स में, तो लीस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन में हमारा फाइब्रोसिस हो जाती है। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? पल्मोनरी फाइब्रोसिस और श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी फाइब्रोसिस और श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम, है ना, श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम। ठीक है।
श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम। उसके बाद हमारे यहाँ पे रहने वाला है ओरल एप्थस अल्सर। पेशेंट को क्या होते हैं, पेरियोरल जो हमारे होते हैं ओरल एप्थस अल्सर होते हैं इसका, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लिखेंगे ओरल एप्थस अल्सर। अब यहाँ पे जो हमारे अल्सर होते हैं ना, उनकी एक स्पेसिफिक थिंग होती है क्या, कि जैसे कि नॉर्मल किसी पेशेंट को एप्थस अल्सर हो जाए तो जैसे कुछ खाया या कुछ किया तो उनमें दर्द होता है, बट यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे पेनलेस एप्थस अल्सर होते हैं। पेनलेस एप्थस अल्सर कैसे होते हैं, पेनलेस एप्थस अल्सर्स, है ना, पेनलेस एप्थस अल्सर। तो हमारे जो पेनलेस एप्थस अल्सर होते हैं वो हमारे मोस्ट कॉमन होते हैं किसके लिए, एसएलई के लिए, ठीक है। तो हमारी ये पहले हमने 4 चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी, मेलर रैश कहाँ पे होती है, टिप ऑफ द नोज पे, चीक्स ऑफ द पेशेंट पे, बट हमारी स्पेयर करती है किसको, नेजोलेबियल फोल्ड्स को। दूसरी चीज़ हमारी डिस्कोइड रैश, ठीक है। डिस्कोइड रैश हमारी क्या होगी, स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड के डैमेज के कारण होती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले सीरोसाइटिस। सीरोसाइटिस में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और हार्ट, इसका हमारा हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या होगी, पेरिकार्डाइटिस, और लीस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन हमारी होती है लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। ट्रीटमेंट क्या है, वैल्वुलोप्लास्टी, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा लंग्स। लंग्स में हमारा हो गया प्लूराइटिस, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन, और लीस्ट हमारी होगी पल्मोनरी फाइब्रोसिस और श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम। बट अगर हमारा ओरल एप्थस अल्सर हो जाते हैं पेशेंट को तो ट्रीटमेंट क्या देते हैं यहाँ पे, तो ट्रीटमेंट याद रखेंगे टॉपिकल बैक्लोमिथासोन, टॉपिकल बैक्लोमिथासोन, ठीक है, टॉपिकल बैक्लोमिथासोन, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पे अगली मैनिफेस्टेशन रहने वाली है साइनोवाइटिस, ठीक है। साइनोवाइटिस की जगह पे पहले होता था आर्थराइटिस, बट यहाँ पे साइनोवाइटिस क्यों लिखा गया है, आर्थराइटिस को चेंज किया गया है, साइनोवाइटिस को लिखा गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी आर्थराइटिस होती है वो नॉन इरोजिव होती है, मतलब कोई डिफॉर्मिटी नहीं छोड़ती बाद में, ठीक है। तो कैसी होती है, नॉन इरोजिव होती है, नॉन इरोजिव आर्थराइटिस होती है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए एसएलई में हमारा मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होता है, कौन सा मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व इन मोस्ट कॉमन बॉडी सिस्टम, क्या बोलेंगे, मोस्ट कॉमन बॉडी सिस्टम, जो कि हमारा इन्वॉल्व रहने वाला है एसएलई में, इन्वॉल्व इन एसएलई, इन्वॉल्व इन एसएलई। तो हमारा क्या रहने वाला है, जॉइंट्स, ठीक है, क्या रहने वाला है, जॉइंट्स, ठीक है। तो हमारा जॉइंट्स रहने वाला है। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या रहने वाला है, पी से हमारा हो गया फोटो सेंसिटिविटी, ठीक है। फोटो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, जैसे कि अब कोई नॉर्मल व्यक्ति है वो अगर धूप में जाता है तो जैसे धूप में गया उसके बाद छाँव में आएगा तो रिलीफ हो जाता है उसे, बट अगर किसी पेशेंट को फोटो सेंसिटिविटी होती है तो उसके क्या होगा, जैसे कि वो धूप में गया उसके बाद जब वो हमारा छाँव में आएगा द बर्निंग सेंसेशन स्टिल परसिस्ट, क्या, द बर्निंग सेंसेशन स्टिल परसिस्ट, मतलब उसका जो शरीर है जलता रहेगा बहुत टाइम तक। तो हमारे क्या लिखेंगे, पी से हमारा हो गया फोटो सेंसिटिविटी, क्या लिखेंगे, फोटो सेंसिटिविटी। तो इसमें हमने क्या बताया कि जो बर्निंग सेंसेशन होती है, कैसी, बर्निंग सेंसेशन हमारी स्टिल परसिस्ट करती है, बर्निंग सेंसेशन स्टिल परसिस्ट व्हेन पेशेंट कम इनटू शेड, ठीक है, व्हेन पेशेंट कम इनटू शेड। देखो जब हम रूमेटोलॉजी पढ़ते हैं ना तो उसमें हमारी एंटीबॉडीज़ मेन होती है, तो जब हमारी एसएलई पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारी एसएलई नाम सुनते ही सबसे पहले 2 चीज़ें याद आनी चाहिए। तो हमारी एक तो होगी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, और दूसरी हमारी यहाँ पे क्या रहने वाली है, मेलर रैश रहने वाली है, ठीक है, मेलर रैश। ये दोनों चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और मेलर रैश, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे पी चल रहा है, क्या, फोटो सेंसिटिविटी। तो फोटो सेंसिटिविटी के लिए हमारे यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल रहने वाली है, तो विच एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो सेंसिटिविटी, तो हमारी यहाँ पे रहने वाली है एंटी आरओ एंटीबॉडी, कौन सी होती है, एंटी आरओ एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये हमारी एंटी आरओ एंटीबॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे रहने वाला है ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, किसका, ब्रेन का। तो ब्रेन में हम 2-3 क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। तो ब्रेन में हमारा क्या रहने वाला है, अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन हमारी ब्रेन में क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है, तो हमारा क्या देखने को मिलता है, कोग्निशन डिफेक्ट, मतलब पेशेंट जो होता है हमारा चीज़ें भूलने लग जाता है, क्या बोलते हैं, फॉरगेटफुलनेस, क्या बोलते हैं, फॉरगेटफुलनेस। तो मोस्ट कॉमनली हमारा देखने को मिलता है कोग्निशन डिफेक्ट, क्या देखने मिलता है, कोग्निशन डिफेक्ट, मतलब पेशेंट हमारा फॉरगेटफुल हो जाता है, फॉरगेटफुल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक मैनिफेस्टेशन होती है जिसको बोलते हैं ब्रेन की मैनिफेस्टेशन है, जिसको बोलेंगे ल्यूपस सेरिब्राइटिस, क्या बोलते हैं, ल्यूपस सेरिब्राइटिस। अब इसकी एंटीबॉडी पूछी जाती है कि विच एंटीबॉडी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ल्यूपस सेरिब्राइटिस इन एसएलई, ठीक है। तो ल्यूपस सेरिब्राइटिस के लिए हमारी कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल रहने वाली है, एंटी न्यूरोनल एंटीबॉडी, ठीक है, कौन सी, एंटी न्यूरोनल एंटीबॉडी,
ठीक है। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए ब्रेन के। मोस्ट कॉमन हमारा कौन सा हो गया, कोग्निशन डिफेक्ट। उसके बाद हो गया हमारा एंटी न्यूरोनल एंटीबॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ल्यूपस सेरेब्रैटिस। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है साइकोसिस। क्या बनता है, साइकोसिस का, ठीक है। साइकोसिस अगर पूछा जाए कि साइकोसिस के लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो हमारी कौन सी होगी यहाँ पे, तो 2 तो हमने पढ़ ली पहले ही, कोग्निशन डिफेक्ट और एंटी न्यूरोनल एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद साइकोसिस के लिए हमारी यहाँ पे रहने वाली है एंटी राइबोसोमल पी एंटीबॉडी, ठीक है। कौन सी एंटीबॉडी रहने वाली है, एंटी राइबोसोमल पी एंटीबॉडी, ठीक है, एंटी राइबोसोमल पी एंटीबॉडी। तो हमारे यहाँ पे फोटो सेंसिटिविटी होगी, ब्रेन हो गया, साइनोवाइटिस होगी, ओरल एप्थस अल्सर हो गया, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट देख लिया, हार्ट का देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रीनल इन्वॉल्वमेंट देखने वाले हैं। क्या देखेंगे, रीनल इन्वॉल्वमेंट, आर से हमारा हो गया रीनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। रीनल इन्वॉल्वमेंट, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट को क्या बोला, ल्यूपस सेरेब्राइटिस, और यहाँ पे रीनल की इन्वॉल्वमेंट को क्या बोलेंगे, ल्यूपस नेफ्राइटिस। क्या बोलेंगे, ल्यूपस नेफ्राइटिस, ठीक है, ल्यूपस नेफ्राइटिस। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा पेशेंट ऐसे लिखा, अगर उसको ट्रीट ना करे, अगर उसको ट्रीटमेंट ना मिला हो, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि पेशेंट की डेथ क्यों होगी। इफ़ SLE पेशेंट इज़ नॉट ट्रीटेड देन द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इज एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होती है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ, ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन SLE इफ़ पेशेंट इज़ नॉट ट्रीटेड। क्या, इफ़ पेशेंट इज़ नॉट ट्रीटेड, ठीक है। तो हमारी किसके कारण हो जाती है, किडनी डैमेज के कारण। किसके कारण, किडनी डैमेज के कारण, ठीक है, किडनी डैमेज के कारण। अब जो मैं बता रहा था एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, वो हमारा किसके लिए याद रखना है, वो हमारा याद रखना है SLE का पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट चल रहा था, बट आफ्टर 45 ईयर्स पेशेंट की हमारी डेथ हो गई, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ आफ्टर 45 ईयर, कितना, आफ्टर 45 ईयर्स इन SLE, ठीक है। तो हमारा SLE में आफ्टर 45 ईयर्स हम यहाँ पे याद रखेंगे एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। अब उसके बाद एक पेशेंट आता है कि हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट तो चल रहा था पेशेंट का, बट उसकी डेथ हो गई फर्स्ट डिकेड ऑफ द लाइफ में। तो हमारा मोस्ट कॉमन कोज अगर पूछा जाएगा डेथ का, तो हमारा क्या होगा मोस्ट कॉमन कोज, तो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं पेशेंट को, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ, कौन से, फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ, ठीक है, फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ। तो हमारा कौन सा रहने वाला है, इन्फेक्शंस रहने वाले, ठीक है, इन्फेक्शंस रहने वाले हमारे। तो ये हमने, उसके बाद हो गया हमारा ल्यूपस नेफ्राइटिस। इसमें हमने 3 क्वेश्चन देखे, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन SLE, अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो उसके बाद हो गया हमारे किडनी डैमेज, और मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ आफ्टर 45 ईयर इन SLE एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। और अगर हमारे पेशेंट की डेथ हो जाती है इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द लाइफ, तो हमारा इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अगली मैनिफेस्टेशन हमारी क्या रहने वाली है, ठीक है, ल्यूपस नेफ्राइटिस। ल्यूपस नेफ्राइटिस में हमने 3 क्वेश्चन तो देख लिए, एक चीज़ और देखते हैं। ल्यूपस नेफ्राइटिस की हमारी 6 स्टेजेस होती है, ठीक है। इसमें से एक मेन क्वेश्चन ये बनता है कि ल्यूपस नेफ्राइटिस की कौन सी हमारी जो स्टेज होती है वो कॉमन होती है। तो स्टेज 4 जो होती है वो हमारी कॉमन होती है, स्टेज 4 इज़ कॉमन आउट ऑफ 6 स्टेजेस, ठीक है, आउट ऑफ 6 स्टेजेस, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, आउट ऑफ 6 स्टेजेस ये हमारी कॉमन रहने वाली है। अब उसके बाद हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है पेशेंट को, अब किडनीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ठीक है। किडनीज़ के इन्वॉल्वमेंट के लिए हमारा ट्रीटमेंट यहाँ पे 2 ही चीज़ें चलती है, चाहे तो हीमोडायलिसिस या फिर हमारा हो गया ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है, क्या, ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, ठीक है। बट हमारा क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम क्या रखेंगे, ट्रांसप्लांटेशन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट में क्या है, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ बनी हुई है। तो अगर हम ट्रांसप्लांट भी कर देंगे पेशेंट को, तो जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो हमारी किल कर देगी। तो इसलिए हम यहाँ पे पेशेंट को हीमोडायलिसिस ही प्रेफर करते हैं, है ना, क्या प्रेफर करते हैं, हीमोडायलिसिस। और जो हमारी जो स्टेज 4 है इसका हमारा नाम होता है डिफ्यूज़ ल्यूपस नेफ्राइटिस, है ना, डिफ्यूज़ लूपस नेफ्राइटिस, ठीक है। तो हमारा पेशेंट यहाँ पे हीमोडायलिसिस पे चलता है। उसके बाद हो गया हमारा ए से हमारा रहने वाला है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, है ना, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया,
ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें हमारा क्या होता है, दो चीज़ें याद रखनी होती है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में। इसमें सबसे पहले हमारे स्पेरोसाइट्स देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं स्पेरोसाइट्स? स्पेरोसाइट्स हमारे होते हैं, ये हमारे आरबीसीज होते हैं जो कि छोटे होते हैं साइज में, स्मॉलर इन साइज विद लैक ऑफ सेंट्रल पैलर, है ना, स्मॉलर इन साइज विद लैक ऑफ सेंट्रल पैलर, है ना, लैक ऑफ सेंट्रल पैलर। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल आरबीसी होता है वो बीच से वाइट कलर का दिखता है, बट यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारी ये हो गया सारा एक जैसा सेल दिख रहा है ना, तो हमारे यहाँ पे ये स्मॉलर आरबीसी है विद लैक ऑफ सेंट्रल पैलर। ठीक है, अब जैसे हम इस पेशेंट का क्या करेंगे, डायरेक्ट कूम टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारा टेस्ट कौन सा किया जाता है, डायरेक्ट कूम टेस्ट, डायरेक्ट कूम टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे हो गया एंटीबॉडी। जैसे हमने फोटो सेंसिटिविटी के लिए एंटीबॉडीज़ पढ़ी, ऐसे ही हम यहाँ पे ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया के लिए हमारी कौन सी एंटीबॉडी बनती है, एंटी इरेथ्रोसाइटिक एंटीबॉडी। ठीक है, एंटी इरेथ्रोसाइटिक एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ, हमारी सेल्फ आरबीसीज के खिलाफ। तो हमने दो एंटीबॉडी पढ़ी अब तक, कौन कौन सी, एक तो हमारी फोटो सेंसिटिविटी में होगी, कौन सी एंटीबॉडी पढ़ी थी, फोटो सेंसिटिविटी के लिए, है ना, एंटी आर ओ एंटीबॉडी, एंटी आर ओ एंटीबॉडी। और दूसरी एंटीबॉडी हमने पढ़ी है एंटी इरिथ्रोसाइटिक एंटीबॉडी। ठीक है, ये हमारी क्या करेगी, सेल्फ आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आई से हमारी होती है इम्यूनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। कौन सी, इम्यूनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। आई से हम दो चीज़ें याद रखेंगे यहाँ पे, इम्यूनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन और हमारी होगी एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, है ना, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। तो हमारी दो होगी, इम्यूनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन और एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए मोस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच इज़ फाउंड इन एसएलई, तो हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, क्या होती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी। विच एंटीबॉडी विल बी स्पेसिफिक फॉर एसएलई, हमारी कौन सी होती है, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अगली एंटीबॉडी पढ़ने वाले हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कि जब हम एसएलई पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी याद आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ये हमारी क्या होती है, ये तो हमारी स्पेसिफिक होगी एंटी स्मिथ, और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी सेंसिटिव होती है, मोस्ट सेंसिटिव एंटीबॉडी फॉर एसएलई। ये हमारी कौन सी रहने वाली है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव एंटीबॉडी फॉर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। उसके बाद हो गया हमारा यहाँ पे अब इम्यूनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो हमने लिखी है, इसमें हम कुछ एंटीबॉडीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो रूमेट का पार्ट होता है उसमें एंटीबॉडीज़ हमें याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इम्यूनोलॉजिकल में हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ एंटीबॉडीज़ याद कर लेते हैं ना, जो हमने पहले पढ़ी, पहले तो हम वही लिख लेते हैं। कौन कौन सी होती है, एंटी आर ओ एंटीबॉडी, है ना, एंटी आर ओ एंटीबॉडी, है ना, ये हमारी किसके लिए होती है, फोटो सेंसिटिविटी के लिए, है ना, फोटो सेंसिटिविटी के लिए। अब हमारा एक एडिशनल काम क्या करेगी, ये एडिशनल काम हमारा क्या करेगी कि जो हमारी एंटी आर ओ एंटीबॉडी होती है, अगर हमारी फीमेल है विद प्रेगनेंसी, है ना, तो ये हमारी क्या करती है, हमारी क्रॉस कर जाती है, ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड कर जाती है ना। तो ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड करेगी तो क्या करेगी, हमारा ये जो बेबी है उसको किल कर देगी। ठीक है, तो हमारे बेबी को किल करेगी तो तीन मैनिफेस्टेशन होगी, कौन कौन सी, ब्रेडिकार्डिया हो गया, उसके बाद सबसे पहले क्या करेगी, तो जो हमारा एवी नोड होता है ना पेशेंट का, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो दीज एंटीबॉडी विल डिस्ट्रॉय द एवी नोड। ठीक है, हमारे पेशेंट को हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया। और जो हमारा यहाँ पे जो बच्चा जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, नियोनेटल ल्यूपस, क्या बोलते हैं, नियोनेटल ल्यूपस, है ना। तो हमने फोटो सेंसिटिविटी के लिए एंटीबॉडी पढ़ी, एंटी आर ओ एंटीबॉडी क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया करेगी और एवी नोड को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण हमारा जो बेबी पैदा होगा वो कैसा होगा, नियोनेटल ल्यूपस। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा यहाँ पे अगली एंटीबॉडी जो हमारी होगी वो हम याद रखेंगे यहाँ पे, कौन सी, एंटी इरिथ्रोसाइटिक एंटीबॉडी, है ना। तो पहली तो हमने ये पढ़ी, दूसरी हम पढ़ेंगे एंटी इरिथ्रोसाइटिक एंटीबॉडी, है ना। ये हमारी किसके लिए होती है, सेल्फ आरबीसीज के लिए, है ना, इसके लिए सेल्फ आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा उसके बाद हम यहाँ पे याद रखेंगे तीसरी एंटीबॉडी, है ना। तीसरी एंटीबॉडी हमारी कौन सी होती है, एक हमने पढ़ा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। इसकी हमारी सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है किसके लिए, एसएलई के लिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, वही लिख रहा हूँ सारी जो अब तक हमने पढ़ी है। ठीक है, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, एंटी स्मिथ
एंटीबॉडी ये हमारी कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है एसएलई के लिए। तो देखो कितने क्वेश्चन हो गए। ये हमारी होगी फोटो सेंसिटिविटी के लिए एंटी आरओ एंटीबॉडी, ठीक है। और उसके बाद हो गया हमारी एंटी इरिथ्रोसाइटिक के लिए सेल्फ आरबीसीज। एएनए के लिए हमारी कौन सी होगी, सेंसिटिविटी के लिए होगी ये, ठीक है। और एंटी स्मिथ एंटीबॉडी हमारी स्पेसिफिक होगी। देखो अब ये जो हमारी एंटीबॉडी है ना, रूमेट में हमारी एंटीबॉडी याद रखी जाती है, ठीक है। तो हमारी ये जो एंटीबॉडी है ना, याद रखेंगे बार बार। देखो अभी है ना पूरा चैप्टर के कंप्लीट होने पे आया, तो मैं बता दूंगा कैसे इसको याद रखेंगे। हमारा न्यूमोनिक होता है एमडी सोस ब्रेन, तो हमने सबसे पहले यही लिखा है हमने एमडी सोस ब्रेन। तो एम से हमने पढ़ी मेलर रैश, डी से हमने पढ़ी डिस्कोइड रैश, उसके बाद हो गया हमारा डी से हमारा हो गया डिस्कोइड रैश, ठीक है। लंग्स में हमारी रहने वाली है, हार्ट में हमारी होगी मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन पेरिकार्डाइटिस, और लंग्स में हमारी होगी प्लूराइटिस, ठीक है। और ओलर एप्थस अल्सर रहने वाले हमारे पेशेंट को। उसके बाद होगी साइनोवाइटिस, ठीक है। उसके बाद होगी हमारी फोटो सेंसिटिविटी, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और हमारा हो गया, और उसके बाद हो गया हमारी ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एंटीबॉडी होगी, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में दो टाइप की होती है, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो अगर थोड़ा थोड़ा रोज़ याद करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगी, सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो रूमेट में हमें एंटीबॉडी ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। अब हमारी 5वीं एंटीबॉडी पढ़ लेते हैं, जो कि हमारी होती है कौन सी एंटीबॉडी, ये हमारी होगी एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, है ना। एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, है ना, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी। तो हमारे यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी एसएलई में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पे होगी एक फीमेल पेशेंट आई हमारे पास, जिसका क्या हो रहा है, रिकरेंट एबॉर्शन हो रहा है, ठीक है। रिकरेंट एबॉर्शन इन एसएलई, ठीक है। तो हमारी कौन सी एंटीबॉडी है फीमेल में, तो हमारी होगी एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी। कौन सी होगी, एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी, है ना। एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी ये होगी हमारी, ठीक है। ये हमारी क्या करती है, रिकरेंट एबॉर्शन कराती है ना, रिकरेंट एबॉर्शन, ठीक है। रिकरेंट एबॉर्शन के लिए हमारी होगी एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी। उसके बाद हमारी रहने वाली है एक चीज़ और याद रखेंगे बस यहाँ पे, एक हमारा क्या होता है, ड्रग इंड्यूस लूपस इरिथेमेटोसस। क्या होता है, ड्रग इंड्यूस लूपस इरिथेमेटोसस, है ना, ड्रग इंड्यूस लूपस इरिथेमेटोसस। तो हमारी इसमें कुछ ड्रग्स होती हैं जिसके कारण हमारे पेशेंट को क्या रहा है, लूपस इरिथेमेटोसस हो रहा है। तो हमारी यहाँ पे एंटीबॉडी बनती है, कौन सी एंटीबॉडी बनती है, यहाँ पे न्यूमोनिक याद रखेंगे पहले तो, SHIP शिप, है ना। शिप के नाम से हम न्यूमोनिक याद रखेंगे, जिसमें हमारा हो गया सबसे पहले हम यहाँ पे याद रखेंगे सल्फा ड्रग्स, है ना। कौन सी ड्रग, सल्फा ड्रग्स, ठीक है। आई से हमारा याद रखेंगे आइसोनाइजाइड, H से हमारे यहाँ पे कौन सी याद रखनी है, और P से हमारी कौन सी याद रखनी है ना। तो P से हमारी होगी प्रोकेनेमाइड, कौन सी, प्रोकेनेमाइड। और H से हमारी होगी हाइड्रालाजीन, हाइड्रालाजीन। तो 4 होगी। S से हमारी सल्फा ड्रग, H से हमारी होगी हाइड्रालाजीन, I से हो गया आइसोनाइजाइड, P से हो गया प्रोकेनेमाइड। अब यहाँ पे हमारी एंटीबॉडी बन जाती है ड्रग इंड्यूस लूपस इरिथेमेटोसस में। एंटीबॉडी तो है जो कि हमारी लूपस इरिथेमेटोसस करा रही है। तो कौन सी एंटीबॉडी है हमारी, ये हमारी रहने वाली है एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। कौन सी रहने वाली है, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, है ना। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, कौन सी, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, है ना, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। स्मिथ हमारी क्या थी, स्पेसिफिक थी, है ना। और हिस्टोन हमारी किस में बनती है, ड्रग इंड्यूस में बनती है, ठीक है। तो ये सारी एंटीबॉडी है जो कि हम याद रखेंगे। तो न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं MDSOSPBRAIN, है ना, BRAIN। तो हमारा M से होगी मेलर रैश, D से हो गया डिस्कोइड रैश, S से हमारा सीरोसाइटिस, O से ओरल एप्थस अल्सर, S से हमारा क्या हो गया, साइनोवाइटिस हो गई, ठीक है। P से हमारा क्या हो गया, फोटोसेंसिटिविटी होगी। B से हमारा हो गया ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, जिसमें हमने कोग्निशन डिफेक्ट पढ़ा और लूपस सेरेब्राइटिस पढ़ी, है ना। R से रीनल इन्वॉल्वमेंट। A से हमारा हो गया ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। I से हमारी इम्यूनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें हमने सारी ये पढ़ी, ठीक है। N से हमारा क्या रहने वाला है, N से हमने कौन सी एंटीबॉडी पढ़ी है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ठीक है। तो हमारी ये सब एंटीबॉडी हम इसके लिए याद रखेंगे, और देख थोड़ा थोड़ा रोज़ याद करते हुए चलेंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो ये हमारा SLE का टॉपिक है, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं इतने टॉपिक से, ठीक है। और थैंक यू।